हेलो एवरीवन। सो न्यूक्लियर फिजिक्स फॉर जियोलॉजिस्ट इस सीरीज में अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सो दिस इज द फोर्थ वीडियो जिसमें अभी डायरेक्टली इतना 3 वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, थियोरेटिकल पूरा डिटेल एस्पेक्ट्स डिस्कस किया। आज डायरेक्टली सब एक्सक्लूसिव्स के डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए ज़्यादा एंटरटेनिंग है। प्रीवियस सब वीडियो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स था। सो दोनों को आज लिंक करेंगे, मार्च करेंगे, आपको पूरा चीज समझ में आएगा। सो न्यूक्लियर वेपन समझने के पहले उसका कंपैरिजन समझना चाहिए कि कितना ज्यादा पावरफुल है। सो नॉर्मल जो बॉम्ब देखते हो आप लोग, जिसको टीएनटी बोला जाता है ना, C7H5N3 ट्राइनाइट्रोटोलुइन जिसको बोलते हैं ना हाइड्रोकार्बन से तो उसका एक्सप्लोजन आप लोग देखे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइंड कम अक्रॉस, जैसे कि माइन ब्लास्ट, डिफरेंट मिलिट्री एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल, सभी जगह पे ये ज्यादा यूज होता है। ये थोड़ा कॉमन है इसका पावर कितना है, जैसे एक फोटो भी रखा हूं ना। सो ये सब टीएनटी बम का ब्रॉडली एग्जांपल है ना। इधर देखो, और एक टीएनटी का ऐसा एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया गया था। सो ये टीएनटी का ब्लास्ट, इसको देख के अगर आप चौंक जाओगे तो एक्चुअल एटम बम को देखने से आप क्या करोगे। ये देखो, इट इज ए डिटोनेशन ऑफ 500 टन टीएनटी। ठीक है जी, ये चीज को याद रखो। ये 500 टन में अगर इतना हो रहा है, अभी देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये जो ब्लास्ट हुआ था ना, पासिंग ब्लास्ट वेव लेफ्ट ए व्हाइट वाटर सरफेस बिहाइंड एंड ए व्हाइट कंडेंसेशन क्लाउड इज विजिबल ओवरहेड। ये जो है ना ऊपर में देखो, इसका बैकग्राउंड में, ये बॉम्बिंग के वजह से हो गया था, पानी आ गया था, पूरा व्हाइट हो गया था। ठीक है तो ये तो सिंपल टीएनटी का बात है। सो द फर्स्ट टेस्ट ऑफ फिशन बम रिलीज्ड 20,000 टन्स ऑफ टीएनटी, 84 टेरा जूल। ठीक है, समझ रहे हो बात को। सो एक 500 टन में ये हालत है, ये 20,000 टन, 500 का 40 टाइम्स हो रहा है ना, 500 मल्टीप्लाइड बाई 4, 20,000, 220, तो 40 टाइम्स एक सिंपल एटम बम 40 टाइम्स होता है। तो इसके कंपैरिजन में वो इसका 40 टाइम इंटेंसिटी बढ़ा दो, क्या हो सकता है सोचो, है ना। ऑन द अदर हैंड उससे भी बड़ा भयानक क्या है, थर्मोन्यूक्लियर बम, जिसको हाइड्रोजन बम बोला जाता है ना। सो इसका टेस्टिंग हुआ था। ये तो डायरेक्टली जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हम लोग सिंपल एटम बम देखे थे 6 अगस्त 9 अगस्त, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए ना ब्रॉडली। सो उसके बारे में भी नेक्स्ट में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। तो जो हाइड्रोजन बम इसको थर्मोन्यूक्लियर बम भी बोलते हैं, इसको फ्यूजन बम भी बोलते हैं। बाकी सब एटम बम में फिशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो 10 मिलियन टन टीएनटी का इक्विवेलेंट होता है, 42 पी जूल। समझ रहे हो बात को, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ टन, ये 500 टन। तो थर्मोन्यूक्लियर बम का कितना पावरफुल हो रहा है समझ रहे हो, 1 करोड़ टन, ये ओनली 500 टन। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 500 कितना होगा, 4,000 टाइम्स हो जा रहा है ना। ठीक है, तो इतना खतरनाक होता है थर्मोन्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम। तो उसके बारे में तो भी डिस्कस करने में आपको मजा आएगा। ऑन द अदर हैंड थर्मोन्यूक्लियर वेपन का वेट देखो बहुत कम होता है, एज लिटिल एज 60 पाउंड, ओनली 270 केजी, छोटा सा गाड़ी में आ जाएगा। एंड इसको जितना एनर्जी निकलेगा, कितना मेगाटन के इक्विवेलेंट बनेगा सोच सकते हो। सो इवन a nuclear device no longer than that of conventional bomb can devastate an entire city by blast, fire and radiation. So 3 aspects होता है कोई भी बॉम्बिंग का। डिवास्टेशन पावर 3 एस्पेक्ट्स रहता है। पहले तो ब्लास्ट होता है जिसमें इमीडिएट एनिहिलेशन होता है, उसके बाद फायर बनता है, और उसके बाद एटॉमिक पावर्स का बात आता है रेडिएशन। सो ये तीनों इफेक्ट्स मिला के कॉम्बाइनिंग बहुत डिवास्टेटिंग होता है। सो ये तीनों एस्पेक्ट्स जानने के बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि सो ये तो डिस्ट्रक्टिव चीज है, बट इसको डिस्ट्रक्शन एंगल से ना सोच के इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, जो बाद में डिस्कस करेंगे। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा। बॉम्ब मतलब हमेशा डिवास्टेशन है ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स डिवास्टेशन तो है, लेकिन कौन सा जगह पे वो डिवास्टेशन को यूज करना है।
भगवान भी तो डिवास्टेशन किया है ना, ब्रह्मास्त्र क्या है। तो वो जरूरत होता है कौन सा पर्पस में, किस पर्पस में। कभी कभी कुछ कुछ ऐसा टेरेन है जहाँ पे वो, जैसे कि माइनिंग के लिए ब्लास्ट करना पड़ता है ना, डायनामाइट ब्लास्ट करना पड़ता है, तो उस तभी से तो वो तो कंस्ट्रक्टिव वे में यूज हो रहा है ना। ये सिचुएशन स्पेसिफिक है। एनीवे तो नेक्स्ट में देखो ये तो टीएनटी बम को तो छोड़ ही दो, उसके कंपैरिजन में ऑलरेडी एटॉमिक बम का एक बड़ा स्केल में देखो। एटॉमिक बम कितना है, ये और भी छोटा, 15,000 टन ऑफ टीएनटी का इक्विवेलेंट एक छोटा एटॉमिक बम को देखो, इतना बड़ा ये कर रहा है, कितना एरिया कवर करता है अप्रोक्सीमेटली मान लो 1-2 माइल रेडियस, दैट इज 6 से 12 स्क्वायर किलोमीटर एरिया खत्म कर देता है, इमीडिएट इंस्टेंटली एनिहिलेट कर देता है। उसके बाद तो रेडिएशन का वो सब प्रॉब्लम बाद में ऐड होता है, ठीक है। सो उसके मुकाबला में फर्दर हाइड्रोजन बम और टीएनटी थर्मोन्यूक्लियर बम को सोचो। सो 1 करोड़ टन ऑफ टीएनटी का इक्विवेलेंट मतलब क्या हो रहा है देखो। इसका एरिया पता है कि इंस्टेंट एनिहिलेशन कितना करेगा, एक पूरा सिटी को बर्बाद कर देगा, सिटी से भी बड़ा। हिरोशिमा नागासाकी तो सिटी था, सिंपल एटॉमिक बम से ही गया, तो ये पूरा एक स्टेट को भी बर्बाद कर दे सकता है ना। तो इसका रेडियस कितना है आप बिलीव करोगे, इवन 20 माइल्स तक होता है, 10 to 20 माइल्स तक हो जाता है रेडियस। तो एरिया कैलकुलेट करो पाई आर स्क्वायर से, कितना एरिया डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। सो ये है पावर, बट ये छोटा भी होता है। ये तो सिंपल एटम वो देख के आपका ये हालत हो रहा है। सो जब अगर भगवान ना करे कभी भी, होना भी नहीं चाहिए, थर्मोन्यूक्लियर बम का पीसफुल पर्पस को छोड़ के अगर यूज हुआ तो वो बहुत गलत हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा ना। नाउ ये तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बोला था ना, लिटिल बॉय एंड फैटमैन को गिराया गया था जापान में, जिसके लिए इटसेल्फ कितना बड़ा क्षति हो गया था। इसमें मेरा एक स्लिप ऑफ टंग था, एक गलत था, जिसको मैं कमेंट में भी क्लैरिफाई किया था इमीडिएटली। सो लिटिल बॉय एंड फैटमैन बोथ वर फिशन बम, नो फ्यूजन। फ्यूजन उस टाइम आया नहीं था, ऑफकोर्स फ्यूजन का जस्ट उस टाइम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था। सो फ्यूजन था लेकिन मैकेनिज्म अलग था। लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 इनरिच होके यूज हुआ था, और फैटमैन में मेनली प्लूटोनियम 239 यूज हुआ था। दैट इज द डिफरेंस, अदरवाइज बाकी सब ठीक था। सो आज का जमाना में कितना है, उससे 3000 टाइम्स 5000 टाइम्स पावरफुल बम भी है अभी का लिए, ठीक है। सम ऑफ द न्यूक्लियर वेपन टुडे, बट वो कभी भी यूज नहीं होगा, आई होप सो। नाउ इसके लिए मेन जो है ना न्यूक्लियर वेपन का क्या है, मेन फिसाइल जो मटेरियल है, फिसाइल फर्टाइल, ये सब मैं एक्सटेंसिवली डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, इसीलिए सो दैट आपको मजा भी आए और आप पूरा विजुअलाइज कर पाए बात को। तो कोई भी बॉम्ब में क्या होता है, मास ऑफ फिसाइल मटेरियल आइदर एनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम मतलब U-235, और प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239, है ना, इज फोर्स्ड इनटू सुपर क्रिटिकलिटी। सुपर क्रिटिकलिटी अचीव करना है, क्रिटिकल मास बोल रहा था ना वो चीज। दैट मीन्स एक फिशन सस्टेन करने के लिए जितना मास होना चाहिए उसको बोला जाता है क्रिटिकल मास। उसके ऊपर होने से सुपर क्रिटिकल, उसका नीचे होने से सब क्रिटिकल, डेंजर नहीं है। क्रिटिकल हो जाने से खतरनाक है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर बम में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज द डिफरेंस। आपको क्रिटिकलिटी होता है न्यूक्लियर रिएक्टर बम दोनों में, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग कंट्रोल रॉड रखते हैं ना, कंट्रोल तरीका से सस्टेनेबल चेन रिएक्शन करके हमारा जरूरत के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, हीट प्रोड्यूस करके वो हीट को। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो जाता है, जितना चाहे भयंकर चेन रिएक्शन हो जाएगा छोटा जगह पे, तो बूम ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए, है ना। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। अदरवाइज एक न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर बॉम्ब सेम चीज होता है, सेम चीज होता है प्रिंसिपली, बट उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर का डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में बात किया था ना, सो आज बॉम्ब का भी कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सुपर क्रिटिकलिटी कैसे अचीव किया जाता है, वो जो बॉम्ब था वो तो इंस्टेंट सुपर क्रिटिकल होने से हमारा आदमी का हाथ में ही फट जाता, लेकिन आदमी कंट्रोल तरीका से सुपर क्रिटिकलिटी को अचीव करवाया था। जब बॉम्ब गिर रहा था उस टाइम सुपर क्रिटिकल नहीं था, ठीक। टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। जब गिरेगा इमीडिएट वो सुपर क्रिटिकलिटी होगा, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो चीज ब्लास्ट हो जाएगा, ये चीज समझना चाहिए। तो कैसे किया था,
ऑलमोस्ट 2 सब क्रिटिकल मास को बाजू में रखा गया था, ठीक है। जब गिरेगा उसी टाइम वो लोग दोनों मास ऐड होकर क्रिटिकलिटी अचीव कर लेगा, ठीक है। सो लिटिल बॉय में एक गन रखा गया था, गन मतलब 2 सब क्रिटिकल मास में यूरेनियम एनरिच्ड करके रखा गया था। जब गिरा था इमीडिएट वो गन शॉर्ट होके दोनों मिक्स्ड हो गया और ब्लास्ट हो गया। इसको और डिटेल तरीके से, इजी तरीके से मैं दिखाता हूँ। एंड ऑन द अदर हैंड फैटमैन में भी वैसा करके, लेकिन थोड़ा डिफरेंस था। एक कॉम्प्रेशन हुआ था सब क्रिटिकल स्फीयर में, स्फीयर का सेंटर में प्लूटोनियम रखा गया था, सिलिंड्रिकल मान लो, और फिसाइल मटेरियल क्या था, केमिकली फ्यूल्ड एक्सप्लोशन किया गया था। इसको कभी कभी इम्प्लोशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, वो भी चीज दिखाऊंगा। फिलहाल एक बार क्रिटिकल चीज को, क्रिटिकल मास को ब्रश अप कर लो और क्लैरिफाई हो जाएगा चीज को। ये देखो, ये है सब क्रिटिकल मास, मतलब एनरिच तो है यूरेनियम, बट बहुत ज्यादा एक साथ करके नहीं रखा है। जब एक साथ बहुत सारा नहीं रखेगा तो क्या होगा, फिशन रिएक्शन तो थोड़ा होगा, लेकिन फिशन का प्रोडक्ट जो न्यूट्रॉन निकलेगा, वो न्यूट्रॉन इमीडिएट अंदर में ही रिएक्ट करते करते धीरे धीरे बाहर चला जाएगा। सो जितना न्यूट्रॉन बाहर चला जाएगा तो अवेलेबल न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन यही मास बहुत ज्यादा एक साथ रख दोगे तो अंदर अंदर होते होते न्यूट्रॉन तो इधर ही बनेगा, इधर ही इंटरेक्ट करेगा, इधर ही बनेगा, इधर ही इंटरेक्ट करेगा। ऐसा बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन बन जा रहा है, और विद इन द सेम सिस्टम वो इंटरेक्ट करते करते बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन रेट बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। सो क्रिटिकल मास एक ऐसा मास है जहां पे एक्सप्लोशन होना स्टार्ट होता है। उसके नीचे होने से फिशन तो होगा, बट अनकंट्रोल्ड फिशन नहीं होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बट क्रिटिकल मास वंस इट इज अचीव्ड, उस टाइम गया, उस टाइम आप रुक नहीं सकते उसको। सेल्फ सस्टेनिंग बहुत फास्ट हो जाता है। इधर लिखा है ना, द स्फीयर ऑफ फिसाइल मटेरियल, एक्सपेयर करके दिखाया। इट इज टू स्मॉल टू अलाउ द चेन रिएक्शन टू बिकम सेल्फ सस्टेनिंग, बहुत लॉन्ग टर्म से नहीं होगा। एज न्यूट्रॉन जनरेटेड बाय फिशन कैन टू इजिली एस्केप, ये देखो बाहर बाहर चला जा रहा है ना। बट बहुत बड़ा हो जाने से बाहर तो जाएगा, ओनली आउटसाइड से जाएगा, लेकिन इनसाइड इटसेल्फ बहुत बड़ा एरिया है, तो होते रहेगा, इरेक्शन होते रहेगा। तो बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द स्फीयर टू ए क्रिटिकल मास, इसी चीज को क्रिटिकल मास बोलते हैं, जहां पे ये सेल्फ सस्टेनिंग स्टार्ट होता है, समझ गया। बट हमारा भयंकर बम बनाने के लिए क्या चाहिए, सुपर क्रिटिकल चाहिए। तो इससे भी बाहर वेवन में क्या रखा जाता है, एक रिफ्लेक्टर रखा जाता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर जनरली बेरिलियम इस टाइप का होता है, जो न्यूट्रॉन को ना जाने नहीं देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इवन मॉडरेटर जो मटेरियल है ना, वो भी रिफ्लेक्ट करने में मदद करता है। तो ये देखिए बाहर का जो लेयर है, ये तो बाहर जाने से न्यूट्रॉन इधर, इसका मार्जिन में जो न्यूट्रॉन था वो फिर रिटर्न बैक चला जाएगा। देखो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। सो ऐसा रिफ्लेक्टर हो जाने से गया और खतरनाक हो जाता है, बिकॉज सेल्फ सस्टेनिंग तो होता है, प्लस सुपर क्रिटिकल मास हो जाता है, होते रहेगा होते रहेगा। तो ये है खतरा। तो क्रिटिकलिटी मेन चीज इट इज रिलेटेड टू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, है ना। तो अभी देखो न्यूक्लियर वेपन में क्या होता है, जब क्रिटिकल मास क्या बोला, ऑफ ए फिशनेबल सब्सटेंस, मिनिमम अमाउंट of fissionable material that will support a self-sustaining chain reaction. So बॉम्ब में कभी भी सुपर क्रिटिकल होना पड़ता है, लेकिन बॉम्ब जब बना के हाथ रखते हो उस टाइम क्रिटिकल में रखने से उसी टाइम फट जाएगा। उसको जब डिटोनेट करोगे उस टाइम क्रिटिकलिटी या सुपर क्रिटिकलिटी अचीव होना है, पहले से नहीं, है ना। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सो ओवरऑल न्यूक्लियर बॉम्ब को या वेपन को कैसे डिवाइड करोगे, देखो एन एक्सप्लोसिव डिवाइस दैट कॉज न्यूक्लियर एक्सप्लोशन फ्रॉम आइदर फिशन, ठीक है, दैट इज फिशन बम, जैसे लिटिल बॉय फैटमैन हुआ था ना जापान में, हिरोशिमा नागासाकी में, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिशन एंड फ्यूजन। देखो फ्यूजन हम लोग वैसे नेचुरली बना नहीं पाता है, लेकिन बॉम्ब में बना दिया ऑलरेडी। फ्यूजन के लिए तो बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, जो सूरज में सन में होता है ना, इधर भी होना पॉसिबल है, बट बहुत लिमिटेड रेंज में, बोलता हूँ कैसे। तो इसमें देखो फ्यूजन रिएक्शन भी होता है, इसी को थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब बोला जाता है। इसको बोला जाता है जिसमें फ्यूजन सब एक साथ होता है, ठीक है। सो बोथ बॉम्ब टाइप्स रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर। सो दैट इज द डिफरेंस ना। कोई भी आधुनिक बॉम्ब एक छोटा सा पिन जैसा साइज होगा, लेकिन सब खत्म, है ना। तो इसका देखो ओवरऑल डिजाइन ऐसा था, एक कॉन्वेंशनल एक्सप्लोसिव था, तो ये एक्सप्लोसिव धक्का देगा, धक्का देके क्या करेगा, हॉलो यूरेनियम बुलेट, ये जो गन इधर की तरफ चला जाएगा, मूव करेगा,
ये सब क्रिटिकल में है, इधर भी जो और एक सिलिंड्रिकल टारगेट है ये भी सब क्रिटिकल में है। ये बुलेट इधर जाके धक्का मारने से दोनों सब क्रिटिकल ऐड होके क्रिटिकल बन जाएगा, क्रिटिकल मास अचीव हो जाएगी। ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम। तो यूरेनियम कम करके रखा, ये कम करके रखा, लेकिन दोनों ज्यादा ऐड हो जाने से ज्यादा होके क्रिटिकलिटी अचीव कर लेता है। एंड सिमिलरली इधर देखो प्लूटोनियम का, बेरिलियम का इनिशिएटर रखा है, इसमें भी एक एक्सप्लोजन करा जाता है। सो मटेरियल आके प्रेशर क्रिएट करता है, प्रेशर करके क्या स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है बहुत सारा प्लूटोनियम, है ना। इसको और डिटेल तरीका से आपको समझाता हूँ। इधर देखो ये है मान लो लिटिल बॉय, ये है फैट मैन। तो लिटिल बॉय में क्या हुआ था, ये देखो ये चेंबर में भी U235 है, इधर में भी U235 है, और बीच में बैरियर रखा हुआ है। तो अगर जब इधर छोटा सा हम लोग केमिकल्स, कॉन्वेंशनल केमिकल एक्सप्लोशन किया जाता है, तो ये एक्सप्लोशन धक्का देगा, धक्का देके यूरेनियम और ये यूरेनियम ऐड हो जाएगा और इमीडिएट सुपर क्रिटिकलिटी अचीव कर लेता है। सिमिलरली इधर भी देखो ये सेंटर में प्लूटोनियम है लेकिन कॉम्प्रेस्ड नहीं रखा है ना। सो जब हाई एक्सप्लोसिव आएगा ये प्रेशर देके क्या करेगा, इम्प्लोशन करके बूम हो जाएगा। सो इसका दोनों का देखो मैं राइटिंग में जस्ट एक ग्लिम्पस के लिए रखा हूँ। टाइप क्या है, लिटिल बॉय वाज यूरेनियम गन टाइप एटॉमिक बम, व्हेयरएज फैटमैन टाइप क्या था, प्लूटोनियम इम्प्लोशन टाइप एटॉमिक बम। सो ये प्लूटोनियम इम्प्लोशन टाइप, ये U235 का गन टाइप, ठीक है। यूरेनियम आइसोटोप 235 यूज हुआ था, इधर फैटमैन में प्लूटोनियम 239 यूज हुआ था, फिसाइल दोनों है। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म को ब्रीफली देखने से एट ए ग्लांस क्या बोलोगे, Little boy relied on a gun assembly method where subcritical mass of uranium was fired into another subcritical mass and creating a supercritical mass that initiated the explosion. Whereas in case of Fatman क्या हुआ, तो फिर Fatman used an implosion design where conventional explosive compressed a subcritical mass of plutonium into supercritical mass. So this leading to a explosion. So that is the difference. नाउ इसमें एक चीज है, टाइम ऑफ रिएक्शन बहुत जरूरी है। फटाक से एक सेकंड विद इन ए बहुत माइक्रो सेकेंड, बहुत नैनो सेकेंड में ये चीज होना है। देखो द रिलीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या करेगी, ये तो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन होना है ना। तो न्यूट्रॉन का स्पीड बहुत हाई होता है ना, एट ए स्पीड ऑफ 10 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड होता है। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, 1 करोड़ मीटर पर सेकेंड में जाता है। दैट इज अबाउट अराउंड 3% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देखो स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड में 1,86,000 माइल होता है, उसका 3% हम लोग अचीव कर लिया। देखो उतना स्पीड में जब न्यूट्रॉन ट्रेवल करता है ना, सो द कैरेक्टरिस्टिक टाइम फॉर जनरेशन इज रफली द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ए डायमीटर ऑफ स्फीयर ऑफ फिशनेबल मटेरियल, ठीक है, उस टाइम के अंदर होना है ना। सो ए क्रिटिकल मास ऑफ यूरेनियम इज अबाउट द साइज ऑफ ए बेसबॉल। बेसबॉल का साइज क्या है, 0.1 मीटर रेडियस मान लो, सॉरी डायमीटर मान लो, ठीक है। 0.1 मीटर डायमीटर का एक बॉल मान लो, उसके अंदर न्यूट्रॉन को स्पीड में जाएगा। सो इंटरेक्शन का टाइम को समझो बात को, है। सो द टाइम टी द न्यूट्रॉन वुड टेक टू क्रॉस द स्फीयर इज कितना, न्यूट्रॉन का स्पीड और इसका इतना ही डिस्टेंस है ना 0.1 मीटर। सो इतना सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड होना है। सो द complete process of bomb explosion is about 80 times this number, that is about a microsecond। समझ रहे हो बात को। so peace were brought together in a time shorter than time between spontaneous fissions। spontaneous fissions का पहले 2 पीस को आना है ना। once the 2 pieces of uranium were brought together, the initiator introduced a burst of neutron and chain reaction began। खतरनाक चेन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इतना एक्सप्लोशन कैसे हुआ था, अगेन इक्वल टू MC स्क्वायर बोल रहा था ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा था ना। सो बाइंडिंग एनर्जी में और एक क्या कॉन्सेप्ट था, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का मेन क्या था, मास डिफेक्ट, कितना रिएक्शन का पहले का टोटल मास, रिएक्शन का बाद में जो चीज बच गया उसका टोटल मास, उसमें जो डिफरेंस हो जाता है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये जो मास कम हो गया, सो दैट मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो दैट एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू डेल MC स्क्वायर, C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। सो देखा जाता है इतना बड़ा तबाही के बाद भी देखा जाता है ओनली 0.1% लेस हुआ, बिफोर जितना था उससे ओनली 0.1% यूज हुआ। समझ रहे हो,
0.1% से ही इतना धमाका होता है, तो 100% होने से क्या होगा सोचो। एनीवे सो अभी लास्ट 2023 का जो हम सोर्स दिखा रहा है इधर, तो उसके हिसाब से अभी ये सब कंट्री के पास न्यूक्लियर वारहेड ये न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री अभी तक बन गया। कौन कौन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज हो गया। देखो यूएसए, यूके, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड ऑफ कोर्स आवर बिलव्ड इंडिया। इंडिया के पास कितना वारहेड है, 164 ऑफिशियली, एंड बाकी चीज देश का भी देखो, ये सब नंबर ऑफिशियली है। सो ये है न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री सो फार। बट न्यूक्लियर वेपन मतलब वारहेड बोल दिया तो ओवरऑल बोल दिया, लेकिन इसमें सब डिविजन होता है ना। क्या अभी बोला ना कि फिशन रिलेटेड है, फ्यूजन रिलेटेड है। सो तब व्हेन द थिंग्स विल कम इन टर्म्स ऑफ थर्मोन्यूक्लियर और हाइड्रोजन बम, देन इतना सारा कंट्री नहीं रहेगा, तब 6 कंट्रीज रहेगा, वो भी बोलेंगे। सो अभी डिवास्टेशन पावर को सोचो, ये एक टीएनटी बम तो उतना बड़ा दिखा है, लेकिन इन मैप स्केल में टीएनटी एक डॉट भी नहीं आएगा। ये जो इधर सेंट्रल पार्ट में छोटा सा वायलेट कलर का गोला देख रहे हो, ये मान लो हिरोशिमा नागासाकी का बम ब्लास्ट जैसा एरिया। सो अभी अगर थर्मोन्यूक्लियर बम ब्लास्ट होता है, उसका इफेक्टेड एरिया इतना बड़ा होता है। तो आप बिलीव सोच पा रहे हो ना कि कितना खतरनाक तबाही हो सकता है थर्मोन्यूक्लियर बम से। ये तो सिंपल एटम बम, ये जो सेंटर में छोटा सा गोला दिख रहा है, ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ एरिया में क्या है, इससे 20 टाइम्स से भी ज्यादा होता है। और ये टीएनटी के मुकाबले में भी एटम बम ऑलरेडी कितना टाइम्स ज्यादा होता है ना। द पॉइंट इज दैट थर्मोन्यूक्लियर बम बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ये तो इधर एंटरटेनिंग पर्पस ओवरऑल आइडिया के लिए ठीक है, बट रियलिटी प्रैक्टिकल में बहुत महान साइंटिस्ट काम करता है, और जितना इजीली अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी वो अलग होता है। एनीवे तो एक्चुअली क्या है देखो, इसमें फ्यूजन होता है ना। फ्यूजन में क्या होता है, कोई भी एटम में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहता है, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रॉन रहता ही नहीं ना। 1H1 लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटॉप्स रहता है ना, ड्यूटेरियम, ट्राइशियम, इसमें क्या धीरे धीरे एक एक करके न्यूट्रॉन ऐड होते जाता है ना। तो जितना प्रोटॉन रहेगा ऑफकोर्स उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। सो हाइड्रोजन का आउटर साइड में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट फ्यूजन होने के टाइम पे तो फिर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फास्ट क्रिएट होता है ना। सो इसीलिए उतना इजी नहीं है फ्यूजन अचीव करना। फ्यूजन अचीव करना बहुत मुश्किल है, हाँ। लेकिन जब एक्स्ट्रा न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स का एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ जाता है ना, तब और झमेला हो जाता है। तो इसके लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कॉम्बाइन करने के लिए बहुत सारा एनर्जी जरूरत होता है, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर जरूरत होता है, हीट जरूरत होता है इसको बनाने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, ये दोनों को जब वैसा सिचुएशन क्रिएट करके अगर बाई चांस एक जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद तब पता चलता है कि कितना डेंजरस, कितना खतरनाक है। लेकिन ये जुड़ना बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ है। देखो कितना टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है शुरू में। ये देखो, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल रिपल्सन करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रो जब न्यूक्लियर डोमेन में होगा तब भी तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन करेगा, लेकिन न्यूट्रॉन भी रहता है। और बहुत क्लोज स्पेसिंग में फेमटोमीटर रेंज 10⁻⁻15 मीटर रेंज में जाने से तब न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फोर्स का डोमेन आता है, तब ये लोग जुड़ जाएगा। लेकिन वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली बहुत टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर आप बिलीव नहीं करोगे, 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस क्रिएट करना पड़ता है। वो क्या है, कंपेयर करो, अर्थ सन का सेंटर में कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री होता है। तो सन का जो सेंटर है उससे भी 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर हमको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ता है। सन का कोर क्या मैक्सिमम टेम्परेचर से भी ऑलमोस्ट 10 गुना। अब कितना हाईली अनइमेजिनेबल टेम्परेचर क्रिएट होना पड़ता है, तब जाके फ्यूजन हम लोग कर पाएंगे। लेकिन ये टेम्परेचर क्रिएट होता है, तो दैट इज द मैजिक ऑफ साइंस, है ना। देखो ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस कैसे बनाता है, जब इतना टेम्परेचर बन जाएगा, कैसे बनाएगा उसके में आता हूँ। वो जब बन जाएगा क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा ना। प्लाज्मा क्या है, कोई एटम रहेगा ही नहीं,
सो आयन फायन सब निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो ये इजी हो जाए ना, फ्री प्रोटॉन फ्री न्यूट्रॉन सब घूम रहा है ये प्लाज्मा स्टेज में। तो प्लाज्मा स्टेज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का चांस थोड़ा बढ़ जा रहा है ना। ये देखो प्लाज्मा स्टेज में क्या हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तबाही हो रहा, ऑलरेडी कांप रहा है चीज, ठीक है। तो प्लाज्मा होने से देखो इवेंचुअली क्या है, एक दूसरे का बहुत क्लोज आ जाता है, कभी कभी फटक से अटक जाता है। सो दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। देखो अभी फ्यूज हो गया, दो प्रोटॉन दोनों, ये इसमें क्या था, ये देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम ट्राइशियम ऐड हो गया, एक न्यूट्रॉन बाहर चला जाएगा तो हीलियम बन गया ना, कितना सुंदर हीलियम बन जा रहा है देखो। सो दिस इज द मैकेनिज्म। सो ये मैकेनिज्म बॉम्ब के अंदर कैसा होता है वो दिखाता हूं, वो और इंटरेस्टिंग है। देखो ये है स्टैंडर्ड थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का एक आउटलाइन, ऐसा दिखता है, कितना सुंदर दिखता है, लेकिन इसको समझना भी बहुत इजी है। अभी के लिए मैं बहुत आसान तरीका से बोलता हूँ, ठीक है। यही बॉम्ब को इसमें फर्दर बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। इधर देखो 1 2 3, सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बॉम्ब्स। थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब सब बॉम्ब रखा हुआ है, लेकिन 1 2 3 मतलब कौन सा बॉम्ब कैसे फास्ट एक्सप्लोड करेगा वो डिपेंड करता है। सबसे बाहर में एक केमिकल बॉम्ब रखा जाता है, कोई नॉर्मल टीएनटी कुछ भी नॉर्मल बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब रखा जाता है आउटसाइड में। ये बॉम्ब प्रेशर क्रिएट करेगा, बहुत हाई एनर्जी से फ्यूजन होने में मदद करेगा, वो बोलता हूँ कैसे करेगा। इसके लिए दूसरा इधर क्या है, फिशन बॉम्ब रखा गया, जैसे U-235 जैसे जो नॉर्मल एटम बॉम्ब है। ये फिशन बॉम्ब के बाद इसका जो चीजें निकलेगा वो इसको इफेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन बॉम्ब। इधर रखा जाता है लिथियम ड्यूटेराइड्स, ठीक है। लिथियम और ड्यूटेरियम का कॉम्बिनेशन का जो सॉल्ट होता है, बोलूंगा कैसे होता है, ठीक है ना। इस बॉम्ब का सब कंपार्टमेंट को समझ जाओ तब देखो इजी हो जाता है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 1 2 3 समझ गया। इधर एक बॉम्ब रखा है नॉर्मल एक्सप्लोसिव, ये जो लाल कलर का सराउंडिंग है ना, उसके अंदर में दो जो रखा है ग्रे कलर का U-235 रखा है फिशन के लिए। एंड इधर 3 नंबर ये बॉम्ब असेंबली क्या है, इधर ही मेन फ्यूजन ऑकर करता है, फ्यूजन होता है। लेकिन क्या इस चीज एंटायर चीज को समझाता हूँ, क्या क्या कंपोनेंट पहले देख लो। सबसे बाहर बॉम्ब का बाहर में एक बेरिलियम केसिंग रखा जाता है। बेरिलियम क्या है, रिफ्लेक्टर है। सो कोई भी न्यूट्रॉन इधर से बाहर निकल नहीं पाता है, ठीक है। उसके बाद देखो इधर भी U-235 जहां पे सेकेंड चेम्बर रखा है ना, सबसे बाहर भी बेरिलियम है, इधर भी बेरिलियम मिरर रखा जाता है। ये बेरिलियम मिरर केसिंग क्या करता है, U-235 में जितना स्पीड में रिएक्शन होगा ना, सो वो प्रोटॉन को वो न्यूट्रॉन को भी निकलने नहीं देगा, न्यूट्रॉन को बचा के ही रख रहा है, बचा के रख रहा है, हर स्टेज में बचा के रख रहा है, सोच रहे हो। उसके बाद ये असेंबली को देखा, ओवरऑल किसके अंदर है, स्टाइरोफोम। स्टाइरोफोम कौन सा चीज है, ये जो है ना, ऐसा ये सब तो आप लोग देखे होंगे, ये जो सॉफ्ट वाला चीज स्पॉन्ज टाइप का दिखने में होता है, इसको स्टाइरोफोम बोलता है। उसके अंदर ये चीज को रखा जाता है, ठीक है। स्टाइरोफोम का भी पर्पस है, बोलता हूँ। फिर फ्यूजन असेंबली को अच्छी तरह समझो। इधर बाहर में यूरेनियम का ही केसिंग है U-235 का, और सेंटर में एक प्लूटोनियम का सिलेंडर रखा जाता है, सिलेंडर। और इसमें जो ग्रीन कलर का है ना, ये है वो सॉल्ट लिथियम ड्यूटेराइड LiH। H मतलब ये D2H, ठीक है। हाइड्रोजन का ही ड्यूटेरियम आइसोटोप LiH ऐसा करके बोल रहा हूँ, ठीक है। LiD भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये है ओवरऑल असेंबली। तो फ्यूजन क्या करता है, इसमें फिशन डिराइव न्यूट्रॉन इधर भी आएगा ना, फिशन डिराइव न्यूट्रॉन रिएक्ट विथ लिथियम, लिथियम ड्यूटेराइड का लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे ट्राइसियम एंड हीलियम बनेगा। कैसे बनेगा वो भी दिखाता हूँ, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा झमेला नहीं है। जब फास्ट केमिकल एक्सप्लोशन होता है, उसके बाद क्या होता है, वो इमीडिएट क्या करेगा, फिशन होने में मदद करेगा। जो ऊपर में फिशन चेम्बर था ना इधर, ये केमिकल बम बूम करके करने से इमीडिएट फिशन स्टार्ट हो जाएगा। वो तो पहले ही एटम बम का मैकेनिज्म मान लो ना, लिटिल बॉय फैट वन कोई भी मान लो, तो ये फैट वन जैसा, इधर केमिकल एक्सप्लोजन होकर प्रेशर क्रिएट करेगा, इम्प्लोड करेगा, इधर अगेन एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। ये एक्सप्लोड करने से क्या होगा, इमीडिएट चारों तरफ में न्यूट्रॉन स्प्रेड होगा, बट इधर रिफ्लेक्टर रखा हुआ है ना, तो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करके इधर में आएगा, इस एंगल में। सिंपल मिरर टाइप का है ना, सब जगह से रिफ्लेक्ट करके मैक्सिमम सब
न्यूट्रॉन इधर आएगा, इधर आके मारने से क्या होगा, ये देखो इधर, ये तो सराउंडिंग क्या है, ये यूरेनियम का है ना, ठीक है। तो यूरेनियम के साथ अगेन इधर करा तो अगेन फिशन होगा ना, और इधर भी डायरेक्ट एक्सरे गामा रे आ रहा है तो क्या होगा, इधर भी एक्सप्लोजन होगा। लेकिन ये एक्सप्लोजन किस टाइप का होगा, पहले फिशन टाइप का होगा। लेकिन मीनवाइल इधर हाई टेम्परेचर होने से स्टाइरोफोम एक ऐसा मटेरियल है, बहुत इजीली इट टर्न्स इनटू प्लाज्मा, ये प्लाज्मा स्टेज में चला जाता है हीट से, और होने में क्या करता है, हर चीज को मूवमेंट में भी और मदद हो जाता है। सो गामा रे एक्स रे रीच फास्ट बिफोर फिजिकल शॉक वेव्स और फिशन इनटू फ्यूजन चेंबर, ये बहुत जरूरी फेज है। अगर फिजिकल शॉक वेव्स के पहले गामा रे नहीं आता है तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब ब्लास्ट पहले ही हो जाता, ठीक टाइमिंग गलत हो जाएगा, और वो ब्लास्ट उतना इंटेंसिव होगा भी नहीं, फटेगा ही नहीं उतना मतलब खतरनाक तरीके से। सो उसके लिए पहले क्या होता है, देखो ये जितना ज्यादा न्यूट्रॉन आएगा, जितना ज्यादा न्यूट्रॉन इधर के रिफ्लेक्ट होकर इंटरेक्ट कर रहा है तो उतना फ्यूजन हो रहा है। बट इधर भी तो न्यूट्रॉन आके मार रहा है प्लूटोनियम को भी। सो देखो सेंट्रल पार्ट में भी फिशन हो रहा है एंड रिम पोर्शन में भी फिशन हो रहा है, ठीक है। सो लिथियम ड्यूटोराइट भी मीनवाइल क्या कर रहा है, ट्राइसियम क्रिएट कर रहा है ना। लिथियम ड्यूटोराइट का जो रिएक्शन दिखा है ना, ये भी तो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखो सभी न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये लिथियम ड्यूटोराइट का लिथियम रिएक्ट करके हीलियम एंड हाइड्रोजन बना रहा है ना, ड्यूटेरियम बना रहा है, ठीक है। सो तीन रिएक्शन एक ही साथ हो रहा है देखो अभी, ठीक है। लिथियम ड्यूटेराइट रिएक्ट्स विद न्यूट्रॉन टू क्रिएट ट्राइसियम, व्हेयरएज इधर भी यूरेनियम का जो ब्लैंकेट है चारों तरफ का है वो भी कर रहा है, वो करके इनसाइड में देखो ये स्ट्रेट था, इधर स्ट्रेट है, इधर देखो बेंड दिखा रहा है, बेंड मतलब कि इस साइड में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कॉम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। व्हेयरएज इधर भी तो प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, प्लूटोनियम 239 रिएक्ट होकर ये भी फूलेगा, तो ये साइड में भी प्रेशर क्रिएट होगा ना। सो देखो कितना हाई प्रेशर में आ जा रहा है लिथियम, ठीक है। इधर में ऑन द अदर हैंड इधर जो लिथियम, लिथियम के अंदर भी तो ड्यूटेरियम बन रहा है, वो भी फिशन कर रहा है, फ्यूजन कर रहा है ना। ऑन द अदर हैंड प्लूटोनियम भी इधर इम्प्लोड कर रहा है, इधर भी बाहर से कर रहा है, तो कितना हाई प्रेशर में चला जा रहा है ये मिडिल पोर्शन, समझ रहे हो बात को। प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड इन एंड इनसाइड आउट क्रिएट्स मोर फ्यूजन, इधर तो फ्यूजन लिथियम के साथ हो ही रहा है, न्यूट्रॉन के लिए फिर हीलियम बन रहा है, हीलियम के साथ दूसरा ड्यूटेरियम बन रहा है, ड्यूटेरियम तो फ्यूजन के लिए मेन होता है ना, बहुत भारी एलिमेंट तो होगा नहीं, बिकॉज आउटसाइड इलेक्ट्रॉन एक तो प्रॉब्लम करेगा, फ्यूजन फ्यूजन होना उतना इजी चीज नहीं है ना, बहुत एक्सट्रीमली अनइमेजिनेबल हाई टेम्परेचर लगता है, फिर भी एटलीस्ट हम लोग ऐसा करके क्रिएट तो होता है। लेकिन कौन सा किसका होगा, मिनिमम का ही होगा, हाइड्रोजन का ही फ्यूजन एटलीस्ट पॉसिबल है, बिकॉज बाहर में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से ज्यादा होने के लिए जितना प्लाज्मा जितना टेम्परेचर चाहिए वो इसमें होना फिर भी एक्सपेरिमेंटली हमारा इंसान के द्वारा पॉसिबल हुआ है, बाकी तो भगवान करेगा, सूरज में करता है, या सॉरी सूरज से भी ज्यादा सुपरनोवा में होता है, सुपरनोवा में सब चीज हुआ था, वो तो कितना टेम्परेचर हो तो सोचना ही नहीं। तो ये फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, इवेंचुअली बहुत हीट क्रिएट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते 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 इतना जोर से ब्लास्ट होगा, बूम। बट इतना बड़ा जो इंटायर स्टोरी बोला ना, इट हैपेंस विद इन 600 बिलियन ऑफ 1 सेकेंड, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो ना। तो ये हाई टेम्परेचर कितना सेकेंड के लिए होना है, दैट इज कॉल्ड फेम्टोमीटर रेंज, कितना इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, सभी में बहुत माइक्रो लेवल में सोचना है, बहुत छोटा लेवल में सोचना है, लेकिन इतना कुछ साइंस इसके बिहाइंड में है। सो इंटर स्टोरी हैपन विद इन 600 बिलियन ऑफ 1 सेकेंड, इतना सटक से एक सेकंड में ये सब चीज होता है, होने से तब जाके एक्सप्लोड होता है। नाउ अब समझ में आ रहा है थर्मोन्यूक्लियर बम और नॉर्मल न्यूक्लियर एटम बम में क्या डिफरेंस है। सो उतना इजी टास्क नहीं है, तो इसीलिए जहाँ पे इतना सारा कंट्री हम लोगों का नॉर्मल एटॉमिक वॉरहेड बना के बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थर्मोन्यूक्लियर में आके घट जा रहा है, देखो ओनली 6 कंट्रीज है, ओनली 6 कंट्रीज, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, हमारा इंडिया के पास वो है, पड़ोसी के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है,
यूएसए है, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, इंडिया। सो ये भी डेवलपमेंट एंड इसका एक निशान है। साइंटिफिक चीज को हमारे पास साइंटिस्ट ब्रेन है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने से सब होता है। सो ये थर्मोन्यूक्लियर का एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट में देखो लास्ट और एक चीज भी थोड़ा जान के रखना चाहिए। आजकल बहुत सुने होंगे ना टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, टीएनडब्ल्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। तो कोई कोई बोलता है स्ट्रेटेजिक वेपन, नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन। तो टैक्टिकल को ही नॉन स्ट्रेटेजिक बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत स्मॉल स्केल का वर्ड रहता है। क्या होता है ना, जब ये छोटा छोटा क्लैश में अपर हेड दिखाने के लिए, जब डिसाइसिव विक्ट्री दिखाने के लिए कभी कभी यूज करने के लिए, डिटरेंस के लिए रखा गया है। इट इज नेवर यूज्ड सो फार। बट एटम बम क्या है, एनिहिलेट कर देगा, सब खत्म कर देगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं, कदा ही नहीं। इट इज जनरली ए स्मॉलर इन एक्सप्लोसिव पावर। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैव नेवर बीन यूज्ड, मैं अभी बोला ना। स्ट्रेटेजिक वेपन किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग कन्वेंशनली देखा एटम बम है ना, जापान में गिराया गया है। वो सब क्या है, आदमी को किसी को देखा है क्या, आंख बंद करके मार दिया, कोई भी चल जाए घट जाए कुछ नहीं, किसी को खतरनाक होता है। सो इट इज मोस्टली टू बी टारगेटेड एट द एनिमी इंटीरियर फार अवे फ्रॉम द वॉर फ्रंट अगेंस्ट मिलिट्री बेस, जो कि जापान में हुआ था ना। आदमी सिविलियन कोई मतलब नहीं रहता इसमें, जो स्ट्रेटेजिक होता है खत्म कर देता है। टाउन, इंडस्ट्री सब खत्म कर देता है। हंड्रेड्स लार्जर एरिया टारगेट करता है, डैमेज एनिमल एबिलिटी को खत्म कर देना है तब करता है। बट ये सब का कोई मतलब है क्या, मतलब अलग पर्पस में हो सकता है, बट अब क्या करें, इसमें हम क्या कमेंट करो। TNW ऑन द अदर हैंड क्या है, इट यूज टू कॉज मैसिव बायोलॉजिकल कैजुअलिटीज व्हाइल लिविंग inanimate infrastructure mostly intact and creating minimal fallout। समझ गया, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन छोटा लेवल का बात होता है। सो एनीवे, अब एट ए ग्लांस अब देख लो टोटल, आज बोलते हैं ना एटॉमिक टेस्ट सक्सेसफुल होने से तब हम लोग न्यूक्लियर कंट्री बोला जाता है, कोई भी कंट्री। तो ये जो अभी कितना 9 कंट्री दिखाया था ना, वो कंट्री सभी कभी ना कभी कर दिया था एटॉमिक ब्लास्ट और टेस्ट सक्सेसफुली हो गया था। तो ये ग्लोबल मैप में कौन कौन देश ये सब टेस्ट किया था और सक्सेसफुली कंडक्ट किया था उसका है। आज तक देखो 2000 न्यूक्लियर ब्लास्ट लगभग हुआ है, उससे ज्यादा ही होगा, ब्रॉड हिसाब है, गूगल से ही मैं लिया हूँ। सो ओवर डजन्स ऑफ डिफरेंट साइट्स, बहुत सारा कंट्री का डिफरेंट साइट्स रहता है, वो सब साइट्स में ही टेस्ट होता है। कहीं पे भी नहीं होगा ना, जैसे हमारे इंडिया में पोखरान में हुआ था, जहाँ पे कोई रहता नहीं, कोई दूर दूर तक कोई डिवास्टेशन पावर का कोई खतरा नहीं, अंडरग्राउंड वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी, बहुत सारा, सो मेनी थिंग्स, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तब वो सब जगह जहाँ पे देखता है साइट सिलेक्शन करके उधर में होता है। सो उधर में ऐसा 2000 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ गया डिफरेंट साइट्स में। ये देखो वो साइट्स का ग्लोबल मैप में दिखाया गया है। और कलर किस लिए रखा है, वो कंट्री स्पेसिफिक रखा है। ये सब रेड कलर का जो है ये सब रसिया कंडक्ट किया है, रसिया या फॉर्मल यूएसएसआर। ठीक है, ब्लू कलर जो है, एक्चुअल डार्क ब्लू जो है फ्रांस, लाइट ब्लू है यूएस, ये सब यूएस है ना। फ्रांस का क्या है ना, अपना टेरिटरी तो मेनलैंड फ्रांस छोटा है, लेकिन उसका बहुत सारा टापू, बहुत सारा छोटा छोटा आइलैंड, बहुत जगह पे वो अभी भी फ्रांस है। सो एक्चुअल रियलिटी में फ्रांस बहुत पावरफुल इसीलिए है। सिमिलरली ब्रिटेन, ये सब कंट्री दिखने में छोटा लगता है, लेकिन इसका बहुत छोटा छोटा बहुत कॉलोनी अभी भी है। तो इसीलिए ये सब कंट्री एक्चुअली में बहुत पावरफुल है, बहुत ये है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली वो एडवांटेज मिलता है ना। नंबर 1 मेनलैंड फ्रांस, दूसरा डिफरेंट टापू में, एक्चुअली ग्लोबली डिफरेंट जगह को ये इसलिए नजर रखता है। तो इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में ये सब देश के साथ सभी का संबंध रखना पड़ता है। फ्रांस में लुटाया तो क्या फर्क पड़ा, ऐसा सोचने का कोई जरूरत नहीं। जियोपॉलिटिक्स समझना थोड़ा बहुत जरूरी बात होता है, उसका अलग चीज ही होता है फॉरेन पॉलिसी। एनीवे, फिर वायलेट कलर का ब्रिटेन, येलो कलर चाइना के लिए रखा गया है, पाकिस्तान ब्राउन कलर, नॉर्थ कोरिया ग्रीन, है ना। ऐसे हमारा भी ऐसा टाइप का ये कलर है इंडिया के लिए, समझ रहे हो, इंडिया के लिए ऑरेंज कलर रखा है ना। सो दिस आर द ऑल टेरिटोरीज एक्सपोज टू न्यूक्लियर बॉम्ब। जो लाइट कलर का है ये सब खुद का देश का नहीं किया, लेकिन वो सब टेरिटोरी में बॉम्ब एक्सपोज हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का इससे। ठीक है, ये ओवरऑल ओवरव्यू। सो आई होप यू मस्ट एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।